चलिए जनाब बढ़ते हैं जी खबर की और बात आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली और ये कमर कस ली है डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे ने और ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर जिस हसासियत से गुजर रहा है उसका एक्सेस लेना, उसका सर्वे करना और फिर तमाम तर मामलात को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कुछ बड़े बुनियादी फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हसास तरीन इलाका जात है वहां पर जो खतरात नुमा हो रहे हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कहां पर खोले जाए, फिर कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल का क्या मुकम्मल तौर पर इतलाक हो रहा है, इन सभी चीजों पर तफसीली खाका खींचने की कोशिश जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की गई है, जिसके बाद सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला लिया है, एनहांस करने का फैसला लिया है और यह फैसला लिया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स यानी तमाम शराकतदार इस रेस्पॉन्ड टू डिजास्टर प्लान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिन सूरत हाल से गुजर चुका है उनका रिव्यू करके इस बात का फैसला लिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर अथॉरिटियां जो है वो उन हसास इलाकों के अंदर और उन हैजर्ड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मजीद काम करेगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे जो हमारे पास इत्तला है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2 जिले चुने हैं जी, जिनमें कुपवाड़ा और बारामूला है नॉर्थ कश्मीर का, जहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का इतलाक किया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इलाकों के अंदर काम करेगी और कैपेसिटी फ्रेमिंग का काम इसमें सबसे ज्यादा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 के तहत जो काम हाथ में लेना था और जो एमओयूज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ किया गया था कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ERSS को इंटीग्रेट किया जाएगा 112 के साथ, उस हवाले से भी जायजे लिए जाएंगे कि क्या मुकम्मल तौर पर इसकी कोई इतलात है या नहीं है। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है और इसके तहत अब यह फैसला लिया गया कि जनाब मकामी जुबानों में यानी जिन इलाकों में जो जुबान बोली जाती है उन्हीं जुबानों में आशनाई कराई जाएगी, रोशनाई दी जाएगी इस प्रोग्रामों के हवाले से, चाहे वो SMS के जरिए से इतला पहुंची जाए, सेल ब्रॉडकास्ट के जरिए से हो, रेडियो के जरिए से हो, टीवी के जरिए से हो, सायरन बजाकर हो, सोशल मीडिया हो, वेब पोर्टल्स हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, यहाँ से कैब का जो प्रोटोकॉल है ये तमाम तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा महकमा है जी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि जो काम डिजास्टर अथॉरिटी ने करना था वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके कई अहम और बड़े फैसले जो है वो हाथ में लिए गए हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे मजीद इस खबर को जानने के लिए कि आखिर ये एक्सरसाइज है क्या और इससे क्या क्या एसेस किया जाएगा, क्या फायदा होगा और ये जो अवाम को जोड़ने वाली बात है इससे कितना हमें सिस्टम मजबूत होगा। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिस्मिक जोन 4 में है, 2019 हमारे सामने है, उससे पहले सूरत हाल हमारे सामने है, कई चीजों का खुलासा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने है। लेकिन अब जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक बड़ा प्लान हाथ में लिया है, इसके मोटे मोटे पहलू क्या है और किस तरीके से यह एनहांस होगा और अवाम को फायदा इससे होगा? बिल्कुल गौहर, इससे पहले जो ये खबर मैंने देखी और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मेरी अभी बात भी हुई है और उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि आखिर सरकार का ये प्लान क्या है और इसका जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो उसे किस तरह के फायदे आ जाएंगे। तो मुझे जवाब में ही ये सवाल पूछा गया, यानी जवाब में ही मुझे ये सवाल पूछा गया कि साल 2014 के अंदर जब कश्मीर के अंदर एक बड़ा डिजास्टर सैलाब की सूरत में आ गया तो उस वक्त लोगों ने जो कुछ अपने आप कर चुके थे बस वही लोग बच गए, उन्हीं के ढांचे बच गए, अदरवाइज नुकसान उसमें भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन सरकारी स्तर पर एक रेडियो कश्मीर की अनाउंसमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो पाया था। यानी उस वक्त कोई ना ही लोगों को कोई अवेयरनेस थी कि अगर सैलाब आएगा तो उससे अलर्ट से बचने के लिए सरकार को क्या कुछ करना, कोई अलर्ट सिस्टम उस वक्त नहीं था। इसी तरह से अगर भूचाल आता है, जैसे कि आपने बोला है कि हम सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 के अंदर आते हैं, तो यहां किसी भी वक्त कोई बड़ा भूचाल आ सकता है, बड़ा जलजला आ सकता है जो तबाही का बाइस बन सकता है। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जो मेरी अभी बात हुई उनका मानना है कि जो हमारे सीमेंट कंस्ट्रक्शन आजकल बन रहे हैं ये किसी भी तौर पर इन डिजास्टर से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये डिजास्टर प्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और सरकार ने आज तक इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बना रहे हैं लेकिन ये बिल्डिंगें इस सिस्मिक जोन 4 और 5 में नहीं बना सकते हैं।
अगर इस तरह के ढांचे हमें बनाने भी हैं और उसके लिए किस तरह का कॉलम स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो नई चीजें इसमें होनी चाहिए जिससे आप उन खतरात से और उन नुकसानात से बच सकते हैं या कम से कम नुकसान हो सकता है, उस हवाले से कोई अवेयरनेस ही नहीं है। उन्होंने क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, उन्हें भी डिजास्टर के बारे में मालूमात नहीं है। वो बिल्डिंग का डिजाइन उस वक्त करते हैं कि उनकी बिल्डिंग कैसे अच्छी जचेगी, वो कैसे खूबसूरत दिखेगी, लेकिन कैसे मजबूत होगी उसके लिए यहाँ की इंजीनियर्स को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक इंजीनियर नहीं दे सकता है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से महकमा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, उनकी जानिब से ये चीजें दी जाती है और उसके बाद से फ्रेम किया जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ डिजास्टर किस किस सूरत में आ सकता है। जैसे सैलाब एक डिजास्टर यहाँ पे आ सकता है, जैसे भूचाल जिसके खतरात बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जो जमीन जो है वो खिसक जाती है। कहीं पर भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद हमने देखा कि मकान के अंदर शिगाफ पड़े हैं, जमीन नीचे से खिसक जाती है। ये भी एक डिजास्टर जम्मू कश्मीर के अंदर है। लगातार बारिशें और उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल है उससे बचने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए, न सिर्फ इस नई प्लानिंग के अंदर उसका आंकलन किया जाएगा कि पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद उसके लिए जो रोल होगा वो किस किस का होगा, और जो उसके लिए दिफाई निजाम बनाना होगा वो किस तरह होगा, वो ऐसे ही जैसे जापान और दूसरी फॉरेन कंट्रीज के अंदर है उसकी जरूरत है। क्योंकि कुछ एक कंट्रीज के अंदर यह सिस्टम है कि अगर कहीं पर सैलाब आ जाता है और उसके बाद जो सैलाब पूर्ण इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं उन्हें पहले ही कैसे अलर्ट किया जाता है, उन्हें पहले से ही एसएमएस चले जाते हैं कि आप 2 दिन पहले ही निकल जाए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर उस सैलाब की अक्कासी का निजाम भी है, वैसा ड्रेनेज है, वैसी जो है फ्लड चैनल्स हैं, और इसी तरह से वहां नजदीक में ही डिजास्टर मैनेजमेंट हो या दूसरा महकमा हो, उनकी जानिब से इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है ताकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो उन्हें अप्रोप्रिएट वक्त पर जो है इलाज मुआवजा मिल जाए। न सिर्फ इतना बल्कि जब जिन लोगों को निकलना है उन्हें आप कहां एकोमोडेट करोगे उस वक्त, उसके लिए ऐसे घर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं एक चीज और भी, चूंकि आपने कुछ सरकार के कुछ पॉइंट्स बताए हिलाल, सरकार तो खुद इस बात का एतराफ कर रही है ना कि हमारे पास जो मौजूदा सिस्टम है वो पूरा नहीं है, हमसे माजी में गलतियां हुई, 2014 और 2008 का आपने जिक्र किया। अब ये जो कहा जा रहा है कि हर जिले के अंदर अभी जो हमारा अलर्ट सिस्टम है, जो हमारे इस वक्त उस निजाम को बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन हर जिले के अंदर एट द एंड ऑफ द डे मकसद यह है कि जानी और माली नुकसान कम से कम हो। इसमें 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं जरा एड ऑन करते चलो। ये जो आज हम बात सुन रहे हैं कि तमाम 20 अजला के अंदर यूनियन टेरिटरी के इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा जी, और स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 20 जिलों के अंदर बनाया जाएगा। फिर आगे मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यह भी देख रहा हूं कि जनाब यह भी साफ किया गया कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी 20 जिलों के अंदर बनाए जाएंगे। तो ये जो बातें आ रही है, तो क्या हम ये माने कि दिल्ली में जो प्लान एग्जीक्यूट किया गया, जो हमने गुज़श्ता दिनों देखा था कि उत्तराखंड और दीगर जगहों में जो ट्रेजेडीज आई थी उसको देखते हुए नेशनल रिस्पांस सिस्टम बनाने की बात हो रही है, उसका यह हिस्सा है कि अब 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये दोनों चीजें बनेंगी, स्टेट ऑफ आर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बनेगा, ऑपरेटिव सिस्टम्स बनेंगे और सीईसीज बनेंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि 2 काम इस जो स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का है, 2 चीजें हैं। इनका पहला यह है कि वो आइडेंटिफाई करे कि डिजास्टर किस तरह का है, क्योंकि अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग डिजास्टर आ सकता है। यानी मैं मिसाल के तौर पर बताऊंगा कि अगर कश्मीर के अंदर खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाता है तो उससे सारे इलाके मुतासर नहीं होते, कुछ ही इलाके मुतासर हो जाते हैं। तो इस वजह से आइडेंटिफाई पहले करना है कि किस इलाके के अंदर कौन सा ज्यादा खतरा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा, जो ऑपरेशन आपने करना है उसमें अलर्टनेस पहली बात है। दूसरा यह कि प्रॉपर मैकेनिज्म वहां पर कायम करना है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कमेटियां बनेंगी ये खुद ही जो है तजवीज करेंगी सरकार को कि हाँ हमें यहां पर किस किस चीज की जरूरत है। स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना, स्टेक होल्डर हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जनरल पब्लिक है, और उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर कहीं पर होता है या होने के खदशात है, वहां पर इन स्टेक होल्डर्स को कैसे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, कैसे यकजा किया जा सकता है। इन डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का यही काम है कि वो इस प्रॉपर मैकेनिज्म को तश्कील दें
और सही वक्त पर सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाए, ताकि कम से कम इंसानी जानों का नुकसान और माली नुकसान हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब इस बड़े प्लान में जहां पहले 2 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के लिए गए ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर, लेकिन ये साफ किया गया कि एनजीओज को जोड़ा जाए जी, मकामी स्टेक होल्डर्स को जोड़ा जाए, नौजवानों को जोड़ा जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरीके का डिजास्टर होता है तो उस वक्त मैन पावर की कोई किल्लत ना हो, आउट ऑफ देयर ओन जो वॉलंटियर्स हो वो मैदान पर आकर काम कर सके, और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर्स खोले जाएंगे वो कहीं ना कहीं आगे काम करता रहे। फिर यह भी कहा गया कि 112 को इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ये 112 कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, और जम्मू कश्मीर का 112 कब चलना शुरू होगा, इस पर हमारी